हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन से जुड़ा हुआ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा ये डिटरमाइन किया गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव की कुछ बातें हमारी पिछले वीडियो में भी हुई थी। तो आज हम स्पेसिफिकली जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है उसी को हम डिटेल में समझेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किस प्रकार से रहता है और हमें किस प्रकार से जो बैंडिंग पैटर्न्स होते हैं N14 और N15 नाइट्रोजन बेसेज अगर हमने मीडियम में लिए हों, तो देन आफ्टर इनसे जुड़े हुए जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम किस प्रकार से ईजी वे में कर पाएँ और गलतियाँ ना करें, तो वो सभी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड रहेंगी। तो आई होप ये सारी बातें यहाँ क्लियर हो पाएंगी। तो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और दीज आर द थ्री पॉसिबल मॉडल्स। हालांकि रेप्लिकेशन का जो तरीका है वो तो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। और रेप्लिकेशन को अगर हम दोबारा से एक बार यहाँ पे समराइज करें तो उसमें ये था कि पहले हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और वो सेपरेटेड स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं, जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को यूज़ करते हुए डीएनए रेप्लिकेज जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं वो वहाँ पे नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं। और नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने की जो डायरेक्शन है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। तो पॉसिबल जो मॉडल्स हैं कि कौन कौन से तरीके से कॉपी बन सकती है, डीएनए की जो सेकंड कॉपी बन करके आती है पुराने वाले टेम्पलेट को देख करके नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। तो पहले जितने मॉलिक्यूल डीएनए के हमारे पास होते हैं बाद में उनसे डबल हो जाते हैं। तो दीज रेप्लिकेशन के कौन कौन से वेज हो सकते हैं। वन इज़ द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जो वॉटसन क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, देन आफ्टर वो टेम्पलेट के रूप में काम आते हैं और उन दोनों के ऊपर एक एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, वो सेमी कंजर्वेटिव कहलाता है। एक तरीका कंजर्वेटिव भी हो सकता है, हालांकि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम केवल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव का मतलब ये होगा कि संरक्षित रह जाएगा, यानी कि पुराने वाला स्ट्रैंड वैसा का वैसा या पुराने वाला डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल सेम रह जाएगा और नया स्ट्रैंड नया बन करके आता है। तो आप समझ सकते हैं कि द पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स रिमेन्स इंटैक्ट। तो पुराने वाला हेलिक्स तो वैसा का वैसा बना रहेगा और दूसरा उसकी कॉपी बन करके आ जाए, ऐसा मेथड कंजर्वेटिव कहलाता है। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डॉटर डबल हेलिक्स आर न्यूली सिंथेसाइज। तो कंजर्वेटिव में क्या रहेगा, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, नेचर में नहीं होता है, आपको नेचर में नहीं होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि नेचर में तो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, बट कंजर्वेटिव तरीके में अगर हो तो उसमें क्या होना चाहिए वो बातें भी हमें पता होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव का मतलब ये कि सुरक्षित रह जाएगा, तो पुराने वाला डबल स्टैंडर्ड तो वो का वही रहेगा और नया वाला कॉपी बिल्कुल से नया बनता है, न्यूली सिंथेसाइज, दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। और तीसरा तरीका हो सकता है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब जगह जगह फैला हुआ, टुकड़ों के अंदर जो कहीं एक स्थान तक सीमित ना हो, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। At completion, both strands of both double helices contain both original and newly synthesized मटेरियल, यानी कि डिस्पर्सिव तरीके के अंदर दोनों ही स्ट्रैंड्स के अंदर जो नया जो मॉलिक्यूल हमारे पास रेप्लिकेशन के बाद बन करके आएगा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, उसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स में कुछ कुछ नया और कुछ कुछ पुराने वाला मटेरियल रह सकता है, वो डिस्पर्सिव तरीका कहलाता है। तो तीन तरीके थे, अगर आधा कंजर्व रहता है आधा नया बनता है, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव जो नेचर में पाया जाता है। अगर पुराने वाला इंटैक्ट रहे और बिल्कुल से नया दूसरा डबल स्टैंडर्ड बने, दिस इज़ कंजर्वेटिव। और थोड़ा थोड़ा भाग पुराना रह जाए दोनों ही स्ट्रैंड्स में और कुछ भाग बचा हुआ नया बन जाए, दिस इज़ कॉल्ड ए डिस्पर्सिव। तो ये तीन तरीके थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं रेप्लिकेशन के, कि नया कॉपी बनने में ये तीन तरीके हो सकते हैं। अगर हम इसको पिक्चर की सहायता से समझें तो दिस इज़ फॉर सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ब्लू
स्काई ब्लू कलर से जो स्ट्रैंड है वो पुराने स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे येलो वाला नया बन गया है। यहाँ पे आधा पुराना और आधा नया है, इन दोनों के अंदर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव की हाफ पुराने वाला यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें तो ये स्ट्रैंड बिल्कुल से डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल उसके जैसा ही है, ये कंजर्व रह गया, ये सेम टू सेम वही है। और नया डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल तो बिल्कुल से न्यू सिंथेसाइज होता है। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जो नेचर में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम डिस्पर्सिव की बात करेंगे तो दोनों ही स्ट्रैंड्स के अंदर कुछ कुछ नया और कुछ कुछ पुराने वाला ये हमें देखने को मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड है डिस्पर्सिव, और ऐसा भी नेचर में नहीं होता है। नेचर में केवल हमें सेमी कंजर्वेटिव मिलता है। लेकिन हम इन तीनों थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कैसे क्लियर करें, ये चीज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो उन चीज़ के लिए आप ऐसे डायग्राम को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो एक्सपेरिमेंटल वर्क हमें किस प्रकार से समझना है। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मिशेल्सन एंड स्टॉल, जिन्होंने ये कन्फर्म किया कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही होता है। तो एक्सपेरिमेंट अलाउ डिफरेंशिएशन ऑफ पेरेंटल एंड न्यूली फॉर्म डीएनए की। इनके एक्सपेरिमेंट से जो पुराने वाला था, पेरेंटल का मतलब ओल्ड है, और न्यूली फॉर्म जो नया बन के आएगा, टेम्पलेट को यूज़ करके बन करके आता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना इनके एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल हो पाया था। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये है कि जो हम प्रोडक्ट जो बनेगा रेप्लिकेशन के बाद में जो हालत होती है उसमें से पुराने वाला स्ट्रैंड कौन सा है, नया वाला कौन सा है, इसको भिन्नित कर पाना इनके एक्सपेरिमेंट से संभव हो पाया था। तो ये बहुत बड़ा एक लॉजिकल ये ऐसा इसका कंट्रीब्यूशन हम मान सकते हैं कि इनकी इस एक्सपेरिमेंट में रेप्लिकेशन के बाद में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स, उनमें नए और पुराने डीएनए को आइडेंटिफाई करना इजी हो गया था इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा किया क्या था। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान बैक्टीरियल सेल्स को एज ए स्पेसिमेन यूज़ किया था। तो बैक्टीरिया वर ग्रोन इन मीडिया, और मीडिया कंटेनिंग आइदर, या तो उन्होंने यूज़ किया था आइदर नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज N14, जो नॉर्मली नाइट्रोजन के सोर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया को नाइट्रोजन ऐसे कैसे दी जा सकती है। तो बैक्टीरिया जो फूड लेता है, जो नाइट्रोजन सोर्स वो यूज़ करता है, तो मोस्टली जो अमोनियम साल्ट्स उनको दिए जाते हैं। तो अमोनियम साल्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन लेबल्ड है या नहीं है। अगर वो नॉर्मल है दिस इज N14 टाइप ऑफ, और अगर वो आइसोटोपिक है तो दिस इज N15 टाइप। तो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने जो बैक्टीरिया का कल्चर इस्तेमाल किया, उस कल्चर को फीडिंग के दौरान दो प्रकार के नाइट्रोजन कंपाउंड्स उन्होंने दिए थे। एक तो वे थे जिनके अंदर नॉर्मल वाला नाइट्रोजन था, दूसरे वे थे जिनके अंदर आइसोटोपिक यानी कि जो N15 प्रकार का नाइट्रोजन था वो प्रेजेंट था। यहाँ N14 और N15 में क्या अंतर होता है ये हमें समझ लेना चाहिए कि केवल जो N14 और N15 है ये जो आइसोटॉप्स हैं इन आइसोटॉप्स के अंदर जो इनका वेट है उस वेट का डिफरेंस होता है कि N14 वज़न में हल्का होगा, लाइट है, जबकि जो N15 है ये हैवी होता है, इसमें प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जब इनका एक्सपेरिमेंट जो रहा था तो उसके बाद में जब सेल्स को उन्होंने होमोजेनाइज किया, उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्टेड डीएनए के जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उनको बैंड्स प्राप्त हुए थे। तो डीएनए बैंड्स इनको मिले थे आफ्टर इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन की एक टेक्निक होती है जिस टेक्निक के अंदर कोई मॉलिक्यूल सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में उस जगह पे जाकर के स्थायी हो जाता है जहाँ पे उस मॉलिक्यूल के बराबर डेंसिटी उस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम की मॉलिक्यूल की डेंसिटी और ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन लिया हुआ है उस सॉल्यूशन की डेंसिटी जहाँ पे बराबर होती है वहाँ पे वो मॉलिक्यूल इस्टेब्लिश हो जाता है ट्यूब के अंदर एज ए बैंड वो हमें मिल जाता है। दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको कई बार हम आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। तो आइसोपिकनिक भी आप इसको बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोल सकते हैं। आगे आपको बता रहा है कि एट ए पोजीशन विच मैच द डेंसिटी ऑफ द डीएनए, तो जहाँ भी हमारे मॉलिक्यूल की डेंसिटी होगी उसी डेंसिटी के ऊपर
ट्यूब में जहाँ वो सेम डेंसिटी है वहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल स्थायी हो जाता है, बैंड के रूप में रिटेन करता है, इसीलिए हम इसको इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब की अगर हम हालत देखें तो हैवी डीएनए है तो भारी जो होगा डेफिनेटली पैंदे की तरफ जाएगा ट्यूब में, तो वाज हाई डेंसिटी देन नॉर्मल डीएनए। तो अगर हम N14 प्रकार का लेंगे तो ये हल्का है, तो ये हमें ट्यूब में ऊपर मिलेगा। जैसे हम बात करें तो ट्यूब में ये ऊपर मिलेगा। N15 वाला डीएनए है वो भारी है, तो वो हमें ट्यूब में नीचे मिलेगा। तो जैसा मॉलिक्यूल उसका कंपोजिशन अगर N14 वाला है तो उसके अकॉर्डिंग उसका डेंसिटी है, N15 है तो उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी है। जिसका जैसा डेंसिटी है वो ट्यूब में उसी डेंसिटी के लेवल के ऊपर हमें आइसोपिकनिक कंडीशन में मिल जाता है। तो ये इनके एक्सपेरिमेंट का एक बेसिस था कि इन्होंने दो प्रकार के नाइट्रोजन सोर्स लिए और बाद में जो सेंट्रीफ्यूगेशन किया वो भी इस प्रकार का था कि अलग अलग प्रकार के जो डेंसिटी वाले डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो एक ही ट्यूब में अलग अलग जगह पे अलग अलग बैंड्स के रूप में निकालने में सक्षम हो पाए, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल सॉल्यूशन ना लेकर के इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट लिया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब इस ट्यूब को अगर हम देखें, अगर हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो उस ग्रेडियंट का मतलब सबसे हैवीएस्ट सॉल्यूशन यहाँ होगा और सबसे लाइटेस्ट सॉल्यूशन यहाँ होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक ग्रेडियंट होता है, यानी कि सबसे भारी, फिर उससे हल्का, फिर हल्का, फिर हल्का, फिर हल्का, ऐसे सबसे हल्का सॉल्यूशन यहाँ होगा। तो जिसकी जैसी डेंसिटी है, मान लीजिए कि आपने जो डीएनए मॉलिक्यूल लिया उसमें N14 है दोनों स्ट्रैंड में, तो वो हल्का है तो उसका बैंड हमें ऊपर मिल जाता है। जो भारी है N15 वाला उसका बैंड हमें भारी जहाँ पे डेंसिटी है सॉल्यूशन की वहाँ मिलेगा, और जिसमें मिक्स वाला है वो हमें मिक्स वाली कंडीशन, यानी कि ना तो भारी और ना हल्का है, यानी कि बीच वाला है, तो वो ट्यूब में भी हमें बीच वाली ग्रेडियंट के ऊपर हमें आइसोपिकनिक होता हुआ मिलेगा। तो ये इनके एक्सपेरिमेंट का जो बेसिस था वो रहा था कि इनके एक्सपेरिमेंट में जो ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन था उसकी वजह से ये एक ही ट्यूब में मॉलिक्यूल्स को उनके ग्रेडियंट उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट करने में सक्षम हो पाए थे। डिफरेंशिएशन जो वर्ड था वो डिफरेंशिएशन इन्हीं 3 लाइंस के लिए लागू होता है। तो when DNA grown in N15 were transferred to normal N14 containing medium, कि जब उन्होंने बैक्टीरिया को पहले N15 पे ग्रो कराया, बाद में उनको N14 पे ट्रांसफ़र किया, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड had the 14 while the parental strand had the 15। तो इसका मतलब ये था कि जब दोनों स्ट्रैंड जब टेम्पलेट के रूप में सेपरेट आउट होते हैं तो जो आपने स्टार्टिंग ली है वो 15-15 से लिए, और जब उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं N14 के ऊपर तो रेप्लिकेशन के दौरान वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। सेपरेट होने के बाद में उनके ऊपर एक स्ट्रैंड नया बनता है। तो जो स्काई ब्लू कलर से बना रहा हूँ दैट इज़ न्यू स्ट्रैंड। तो द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड हैड N14, क्योंकि उन्होंने N14 पे ट्रांसफ़र किया है, वाइल पेरेंटल स्ट्रैंड के अंदर दोनों ही 15 वाले थे। तो दे चेक द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल बाय ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, फाउंड एन इंटरमीडिएट बैंड, क्योंकि इसमें क्या हो गया 14 और 15 दोनों मिक्स हैं, तो इनका बैंड हमें ट्यूब में कहाँ मिलने वाला है, इनका बैंड हमें ट्यूब के अंदर सेंटर में मिलने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 14 का मिलता है, यहाँ पे 15 का मिलता है, इनमें तो 14 और 15 दोनों साथ में हैं, तो इसका मतलब ये बीच वाला जो पार्ट था इस बीच वाले पार्ट के ऊपर इनके बैंड्स लेंगे, तो फाउंड इन इंटरमीडिएट बैंड इंडिकेटिंग। अगर बीच में बैंड आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ना तो उसका वजन N14 जितना है ना उसका वजन N15 जितना है, यानी कि डेंसिटी के वाइज से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उसका जो डेंसिटी है वो ना तो ये है और ना ये है, इन दोनों के बीच का है। तो बीच का कब हो सकता है, जब उसमें 1/14 का हो और 1 उसमें 15 का हो, यानी कि एक स्ट्रैंड पुराना हो और एक स्ट्रैंड नया हो। तो ये कंडीशन
हमें सेमी कंजर्वेटिव के एज ए प्रूफ इस्तेमाल हो सकती है। तो कंटेनिंग बोथ N14 एंड N15 DNA अगर सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का रेप्लिकेशन होता है तो हमें इनके बैंडिंग पैटर्न से ये बात समझ में आ सकती है कि पुराना तो हमारे पास 15 वाला ही था, लेकिन जब हमने उनको एक जनरेशन N14 पे लिया तो जो नया स्ट्रैंड बनता है वो N14 वाला होगा। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल बन जाएंगे जिसके एक स्ट्रैंड में N15 है पुराने वाला और नए वाले के अंदर N14 है। तो वहाँ पे डेंसिटी भी ना तो 14 वाले जितनी होगी ना 15 वाले जितनी होगी, बीच वाली होगी। तो उससे हम बता सकते हैं कि इंटरमीडिएट बैंड मिलता है, हाइब्रिड है कंडीशन जिसमें दोनों स्ट्रैंड होते हैं। तो इन चीज़ों से समझ में आता है, इन बातों से समझ में आता है कि दिस इज़ ए केस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव, कि एक सेमी कंजर्वेटिव तरीका ही डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान यूज हुआ है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें इसकी ओर इंडिकेट कर रही होती हैं। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, कि अगर हम इसकी बात करें तो कंट्रोल इकोलाई ग्रोन फॉर मैनी जनरेशन N14। जब उन्होंने उनके डीएनए को उसमें से निकाला, फिर उसने उनको सेंट्रीफ्यूज किया तो उसने लगातार 14 पे जनरेशन्स लिए हैं, N14 पे ली हैं। तो बैंड कहाँ मिलेगा? ट्यूब में सबसे ऊपर मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि N14 वाले के लिए पर्पल कलर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम दूसरे को देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिया है N15, इक्वलाई ग्रोन फिर मैनी जनरेशन N15, इनका डीएनए निकाला, सेंट्रीफ्यूज किया तो 15 ही है दोनों स्ट्रैंड के अंदर। तो बैंड हमारा नीचे मिला है और इसको स्काई ब्लू से हम एक बार समझ लेते हैं। अगर लगातार जनरेशन 14 पे हैं तो दोनों डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स में N14 है तो बैंड हल्का है तो ऊपर मिलेगा। अगर पिछली पीढ़ियाँ काफ़ी सारी 15 वाले पे हो रखी हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स में क्या है? भारी N है, आइसोटोपिक वर्जन N15 वाला है तो उसका बैंड ट्यूब में नीचे मिला हुआ है। तो हम उसको इस प्रकार से ट्यूब में दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आइए कि N15 की सेल्स थी ट्रांसफर टू 14 N मीडियम। तो पहले पुराने वाला तो उसमें 15 था, लेकिन अब एक जनरेशन उसको उन्होंने 14 पे लेके चले गए, फिर उनका डीएनए उनको निकाला, सेंट्रीफ्यूज किया। अब इनका बैंड ना तो ऊपर है ना बीच में मिल रहा है, नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, बीच में बैंड मिल रहा है। दिस इज़ द हाइब्रिड कंडीशन। अब आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर ये बैंड बीच में मिला है तो उसका मतलब यही है कि इसके अंदर ऊपर वाले स्ट्रैंड का और नीचे वाले स्ट्रैंड का दोनों का मिक्सअप जैसा है। वो तभी हो सकता है जब उसमें एक स्ट्रैंड पुराना हो और एक स्ट्रैंड नया हो, जो हमें इसके कलर से भी समझ में आता है। कि यहाँ कलर की सोले से हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो पर्पल वाला है वो पुराना स्ट्रैंड है और जो स्काई ब्लू लाइट से दिखा रखा है दैट इज़ न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। और क्या सच में ऐसा ही हुआ है, वो बात हमें कन्फर्म होती है यहाँ के बैंड से, कि जो बैंड मिला है दैट बैंड इज़ N14 एंड N15। कि ये सारी चीज़ें क्यों आ पाई? क्योंकि यहाँ पे बैंड बीच में आया। बैंड बीच में क्यों आया? क्योंकि आधा पुराना और आधा नया तभी हो सकता है जब हमारे पास बैंड बीच में आ रहा हो। तो बीच में बैंड मिलना, यहाँ बैंड ऊपर मिल रहा था, ये इस चीज़ को समझा देता है कि लगातार 14 वाले मीडियम पे ग्रो कर रही थी। बैंड नीचे मिलता है, ये लगातार सेल्स 15 वाले मीडियम पे ग्रो कर रही थी और बैंड सेंटर में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 15 वाली सेल्स को 14 वाली सेल्स के ऊपर डाला, मीडियम के ऊपर डाला, तो वहाँ पे एक जनरेशन जब आपने ली जब एक पीढ़ी आपने उसको रेप्लिकेट कराया तो वहाँ पे आधा पुराना रह गया और आधा स्ट्रैंड नया बन गया, क्योंकि टेम्पलेट जितने भी थे उनमें तो 15 वाला N था और नया जितना भी बना उसमें 14 वाला आ गया। तो वो हाइब्रिड कंडीशन है। हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि हम इसको बैंड से समझ सकते हैं कि बैंड अगर बीच में मिल रहा है तो वो डेफिनेटली हाइब्रिड ही था। इसके बाद में अगर हम उसको एक पीढ़ी और लेकर के जाते हैं, सेकंड जनरेशन भी अगर हम N14 पे करते हैं तो हमारा रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। दैट इज़ जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया, 2 पीढ़ियाँ जब इसके ऊपर डाल दी, तो पहली पीढ़ी में तो रिजल्ट यहाँ पे रहता है, ये केवल इतना हमारे पास आ रहा था क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रैंड 14 का था, एक 15 का था। लेकिन अगली पीढ़ी के अंदर दोबारा से जब हम उसको अगली पीढ़ी भी N14 पे लेकर के जाते हैं तो एक स्ट्रैंड हमारे पास कैसे बनेंगे? 14 के
और आधा स्ट्रैंड आधे हमारे पास कैसे रहेंगे, जिनमें हाइब्रिड कंडीशन थे, यानी कि एक स्ट्रैंड पुराना एक नया। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे पास 15 वाले थे, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड मान लीजिए कि 15 वाले थे और हमने इनको पहली पीढ़ी N14 पे लेकर के गए। तो पहली पीढ़ी N14 पे लेकर के गए तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब इनके ऊपर जो नया बना वो हमने ग्रीन कलर से दिखा दिया। इसका बैंड तो हमें यहाँ मिल रहा था। ये तो केवल एक पीढ़ी की बात हुई कि अगर हमने केवल एक जनरेशन N14 पे ली तो हमारा बैंड इस प्रकार से आएगा, लेकिन हमने तो 2 पीढ़ियाँ ले ली N14 पे। तो अगली बार पिक्चर हमें किस प्रकार से समझनी है कि अगली पीढ़ी में फिर ये दोनों सेपरेट होंगे और ये दोनों सेपरेट होंगे, यानी कि दिस वन इज़ पर, ये पिंक यहाँ पे ले सकते हैं और इसका पिंक हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद में हम पिछले वाले का ग्रीन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका ग्रीन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इनके ऊपर जो नए बनेंगे वो 14 वाले बनेंगे, क्योंकि हमने दूसरी पीढ़ी 14 पे ली है। तो 14 का मतलब क्या है, 14 को हम ग्रीन लाइन से दिखा रहे हैं। तो इस पर भी ये आ गया, इस पर भी नया ये आएगा 14, इस पर भी ये आएगा, इस पर भी ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम यहाँ से इनको काउंट करके देख सकते हैं। इसका बैंड हमें बीच में मिलेगा और इसका बैंड हमें बीच में मिलेगा। यस, वो बैंड हमें बीच में मिल भी रहे हैं। इसका बैंड हमें टॉप पे मिलेगा और इसका बैंड भी हमें टॉप पे मिलेगा, क्योंकि ये दोनों 14 वाले हैं। यस, हमें इसका बैंड टॉप पे मिल भी रहा है। कोई भी बैंड हमें नीचे नहीं मिलेगा। 15-15 का कोई भी नहीं है, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव तरीके में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दिस कंडीशन कि अगर हम यहाँ पे पीढ़ियाँ यहाँ पे 2 ले लेते हैं, अगर 2 पीढ़ियाँ यहाँ पे ले ली जाएं तो 2 पीढ़ियाँ लेने के बाद हमारा रिजल्ट किस प्रकार से होगा, ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो अकेला 15 पे था तो ये कंडीशन, 14 पे था तो ये कंडीशन होनी चाहिए, बैंड हमारा ऊपर आएगा। यस, क्लियर होनी चाहिए। अगर हमने 15 पे कल्चर करा रखा है तो बैंड नीचे आएगा। यस, ऐसी समझ में हमारा क्लियर होनी चाहिए। अगर हमने उसको केवल एक पीढ़ी डाली है तो हमारा बैंड बीच में आना चाहिए। यस, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर हमने 2 पीढ़ियाँ ले ली तो पैटर्न हमारा इस प्रकार से आना चाहिए। ये चीज़ भी हमें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम यहाँ से इनके प्रेडिक्शन और समझ सकते हैं फर्दर। अगर हम बात करें कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की, अगर हम बात करें, दिस इज़ पेरेंटल, फर्स्ट जनरेशन में मॉलिक्यूल की हालत यही होगी। अब बैंड को भी साथ में देखते रह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों 15 के हैं तो बैंड नीचे है। यस, इसके बाद में बैंड हमारा बीच में आएगा। यस, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड हो गए तो हाइब्रिड का बैंड बीच में आएगा और दूसरी पीढ़ी में हमारे पास बैंड इस प्रकार से आएंगे। यस, ये चीज़ हमें पिछले डायग्राम से भी समझ में आ गई थी, हम इसको इस प्रकार से प्रेडिक्ट करके भी बता सकते हैं। राइट, इसके बाद में हम डिस्पर्सिव मॉडल, एक बार पहले हम कंजर्वेटिव को देख लेते हैं, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा क्लोज फील होगा आपको। पेरेंटल की बात करें, पेरेंटल के अंदर बैंड हमारा ऐसा ही आएगा। ये पेरेंटल बैंड तो सेम रहेंगे, क्योंकि अगर ये हो तो पेरेंटल में तो वही हालत होगी। अगर तरीका हमारा कंजर्वेटिव है और पहली पीढ़ी ली तो कंजर्वेटिव में दोनों स्ट्रैंड अलग अलग प्रकार के होंगे, यानी कि कंजर्व रहेगा पुराने वाला तो उसका बैंड तो हमें नीचे मिलेगा और दूसरा नया बनता है वो हमें 14 पे नया मिलेगा। तो बैंड हमारे इस प्रकार से आएंगे। अगर हमने दूसरी पीढ़ी और ले ली तो 3 बैंड तो हमारे हल्के हैं, वो तो हमें यहाँ मिलेंगे। एक बैंड भारी है, वो हमें यहाँ मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने दूसरी पीढ़ी लेकर के देखी तो बैंड के पैटर्न्स अलग हैं। कंजर्वेटिव में पैटर्न कुछ इस प्रकार के हैं और सेमी कंजर्वेटिव में पैटर्न कुछ इस प्रकार के हैं। तो आप सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव से ट्यूब के अंदर क्या मिलेगा उसका भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ट्यूब में ऐसा मिलता है उसको आप बैक यूज़ करके ही बता सकते हैं कि तरीका कैसा रहा हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं डिस्पर्सिव तरीके की अगर हम डिस्पर्सिव तरीके की बात करें तो पेरेंटल तो वही रहना है, दैट्स ऑल। लेकिन डिस्पर्सिव में हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास कुछ भाग पुराने होंगे, कुछ नए होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि ये मॉलिक्यूल इस प्रकार से हो, ये हमें इंटरमीडिएट कंडीशन पे मिल सकता है। और सेकंड जनरेशन में भी हम देखेंगे कि ये इंटरमीडिएट किसी में कितना भाग पुराना है, कितना नया, इट इज़ अनसर्टेन। तो यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि ना तो बैंड यहाँ ऊपर मिलेगा और ना बैंड यहाँ नीचे मिलेगा, क्योंकि ना तो टोटली पुराना बचा हुआ है ना टोटली नया बना हुआ है। इसमें तो कुछ भी, कितना भी पुराना बच गया, कितना भी नया बन गया,
तो दोनों बैंड जहाँ पे मिलते हैं उनके बीच में जो ट्यूब का पार्ट है उसमें कहीं भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल अगर आता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, कहीं पे भी आ सकता है, तो दैट रिप्रेजेंट टू डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये 3 तरीके हमारे पास थे और तीनों तरीक़ों को हम यहाँ से बेंडिंग के जो पैटर्न्स हैं उनसे कोरिलेट करके प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो वेरी सिंपली हमें समझना ये था कि जो सेमी कंजर्वेटिव ही तरीका होता है, 2 तरीके और भी होते हैं लेकिन नेचर में नहीं पाए जाते। वो चीज़ें इनके एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो पाई, क्योंकि जब उन्होंने पहली जनरेशन ली तो जैसे ही ट्रांसफ़र करके पहली पीढ़ी ली तो उसका डीएनए जब इन्होंने होमोजेनाइज करके सेंट्रीफ्यूज किया तो उसका बैंड बीच में मिला था। तो ये कंडीशन जो थी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये वो जगह है हाँ, इस एक्सपेरिमेंट की जहाँ से ये प्रूव हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके का होता है। क्योंकि ना तो उनको ऐसा रिजल्ट मिला ना उनको ऐसा रिजल्ट मिला, उनको जो रिजल्ट मिला वो केवल इस प्रकार का था। इसलिए इससे प्रूव होता है कि जो तरीका है नेचर में, दिस इज ओनली सेमी कंजर्वेटिव मॉड, दिस इज द मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट जिनके द्वारा ये संभव हो पाया था। तो आई होप रेप्लिकेशन के इस हिस्टोरिकल आस्पेक्ट से जुड़ी हुई और कितनी पीढ़ियाँ लेने के बाद कैसे बैंड मिलेंगे, ट्यूब में बैंड्स किस प्रकार के होंगे, ये सारी बातें हमें इस वीडियो से समझ आ जानी चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी और आप इस वीडियो को दोबारा से यूज़ करके प्रॉपर इसका जो एक नोट है वो भी तैयार करेंगे, क्योंकि मेन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो I hope things will be clear for all of you. Okay then, thank you so much.